देखो दोस्तों, ये पहला सवाल इंडियन आर्मी क्लर्क के लिए। एक 20 मिनट में खाली करता है, कितना टाइम में? ए 20 मिनट में खाली करता है। अरे यार, ए 20 मिनट में खाली करता है और बी का व्यास ए के व्यास का 2 गुना है, तो बी 5 मिनट में खाली करेगा। क्या करेगा? देखिए, अब इनकी एनर्जी का रेशियो क्या है ना, ए और बी के एनर्जी का रेशियो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनर्जी का रेशियो कितना? 1:4 का। अब अगर एक एनर्जी से 20 तो दोनों मिल जाएंगे, कितना हो जाएगा? 5। 5 एनर्जी से कितना लग जाएगा? 4 मिनट। 4 मिनट, जबकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, करेक्ट 4 मिनट आएगा। क्योंकि पाइप का जो व्यास, भाई पाइप से निकलने वाला पानी, ये इसके मुंह के क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा। अगर क्षेत्रफल 2 गुना होगा, अगर त्रिज्या 2 गुनी होगी तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा, रेशियो 4:1 का आएगा। तो अगर एक एनर्जी से 20 तो 5 एनर्जी से कितना? 4। यही इसके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20%, 40%। तीसरी संख्या 100, 20% अधिक है 120, 40 अधिक है 140। अब आपसे कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 12 और 14 का मतलब 6 और 7 का रेशियो। कितने का रेशियो? 6 और 7 का रेशियो है। अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कितने वर्षों में एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पे तिगुनी? अच्छा, अगर धन 3 गुना हुआ तो ब्याज 200% हो गया। अब भाई 1 साल का ब्याज अगर 5% है और मुझे 200% ब्याज चाहिए, तो मुझे ज़्यादा नहीं 40 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अगर धन 2 गुना तो ब्याज 100%, धन 3 गुना तो ब्याज 200%। इसी हिसाब से ये आपका चलेगा। अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल देखो भैया क्या है? 2 वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में है। मतलब A1² A2² बराबर 16 और 9 का होगा। इसका मतलब A1:A2 कितना होगा? तो आपने कहा सर 4 और 3 का होगा। उनके परिमिति का अनुपात मतलब परिमाप का अनुपात। तो परिमाप का अनुपात वही होगा दोस्त जो कि उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। जो कि उनकी किसका अनुपात होगा? भुजाओं का अनुपात होगा। देखो, अगर हम इसको देखें तो ये कितने का अनुपात है? 4 चौक 16, 4 तिहाई 12। यही आपका 4 3 है। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगले प्रश्न पे आ जाओ। वार्षिक आधार पर संयोजित 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज। आपको बस इतना जानना है कि जो SI और CI के बीच का रेशियो होता है, ये 200/200 प्लस R होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 200/200 प्लस R। अब मेरे भाई SI तो हमको पता नहीं है, लेकिन CI 205 दिया है। ठीक बात है। अब यहाँ पे 2 साल की बात है, ब्याज 5%, तो ऊपर 200 और बटे नीचे 205। देखो 205 ने 205 को उड़ाया और आपको पता चल गया कि SI कितना आएगा? 200। सीधे 200 आएगा। सीधे कितना आएगा? 200 आएगा। अच्छा, आप इस सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर चक्रवृद्धि ब्याज 205 है तो साधारण ब्याज 210 कैसे होगा? 250 कैसे होगा? 220 कैसे होगा? बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज तो ज़्यादा ही होगा। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज 205 है, साधारण ब्याज उससे कम होगा और एक ही जगह कम था, तो यही उड़ा लेते आराम से भैया, बिना किसी टेंशन के। अगला सवाल, 2 संख्याओं के HCF और LCM कितना है? HCF मेरे भाई 12 है और कह रहा है LCM 240 है। एक संख्या 24। क्या पता है? संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। क्या? संख्याओं का प्रोडक्ट उनके LCM HCF के प्रोडक्ट के बराबर। एक संख्या 24 दिया था, एक संख्या कितना दिया था? 24। तो हमने 24 से 24 कट कर दिया और बहुत प्यार से दूसरी संख्या 120 आ गई। कितना आ गई? 120। देखिए यहाँ पे पड़ी हुई 120। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप ये पेपर देखेंगे आपको मजा आएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो हमने कहा यार जो इसकी चौड़ाई है ना, जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई को हमने मान लिया x, तो लंबाई कितना हो जाए? आपने कहा 3x। क्षेत्रफल क्या होता है भैया? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये बराबर 27 है।
3 से 9 बारी कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, देन एक्स की वैल्यू आ गई 3। हमसे क्या पूछा है, इसका परिमाप क्या होगा। आपने कहा सर परिमाप होगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 3 और 1 4 तिहाई 12, तो 12 दूनी 24। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट। दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किया और उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग का 56%। 56% को अगर मैं बदलूंगा भिन्न में 56/100, 14 और 25, मतलब जो भी उनके अंकों का योग होगा 25 से कटेगा, जो भी उनके अंकों का योग होगा 25 से कटेगा। क्या ये 4 2 6 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या ये 6 4 10 और 6 5 11 1 12 120, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, बात ही खत्म हो गई। 56 और 44 है, क्योंकि 14/25 ले आना है तो दोनों के अंकों का योग 25 से कटना चाहिए। अब दोनों के अंकों का योग 25 से, अब अगर मान लो 2 ऑप्शन में होता तो हम ट्राई भी कर लेते और चेक करा ले। जो ज़्यादा पाया है वो दोनों के अंकों, मतलब 120 का बताओ कितना बटे कितना है, 14/25 है। 14 ये कितना आ रहा है आपका, 100 आ रहा है ना, तो 14/25 है। अब बताओ 25 चौका 100, 14 चौका 56, बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ये सबसे सुपर कॉन्सेप्ट है इस सवाल को लगाने का। 9वां सवाल, 8 का न्यूनतम गुणक जिसे 4 शेषफल रह जाता है जब वो दिस से कट जाता है। तो आप मुझे बताओ 4 शेषफल रहता है जब इससे कट जाता है, तो इसमें 4 घटाऊंगा 174, क्या ये 9 से कटेगा। क्या ये 9 से कटेगा। 6 7 4 11 1 12, नहीं कटेगा। इसमें से 4 घटाओ 92 आया, कितना आएगा 94 आया, क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसमें से 4 घटाओ कितना आया आपका 180, 9 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। लेकिन क्या ये 8 से कटेगा, 8 से कटेगा भैया। यहाँ से अगर 4 घटाओ 94, 8 से नहीं कटेगा, बात ही खत्म हो गई। 8 दूनी 16, 8 3 24, करेक्ट आंसर आ गया। अगले सवाल पे आ जाओ। एक बैग में 1:3:5 के अनुपात में 25 पैसे, कौन सा सिक्का है, 25 पैसे का, 10 पैसे का और 5 पैसे का। किस रेशियो में है, 1:3:5, 1:3 25 पैसे का एक सिक्का 25 पैसा, 10 पैसे का 3 सिक्का 30 पैसा, 5 पैसे का 5 सिक्का 25 पैसा, 25 25 50 50 30 80 पैसा, और इधर कितना है 40 रुपया। तो 40 रुपया मतलब 40 100 पैसा। तो 0 0 कैंसिल, 8 पंजे 40, एक बराबर कितना आ जाएगा 50। हमसे क्या पूछा, 5 पैसे का सिक्का 5 है तो 250 आ जाएगा। तो ये रहा दोस्तों इंडियन आर्मी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लगाएं और ऐसे ही मॉडल पेपर के साथ मैं आपके बीच बराबर बना रहूंगा। हाँ। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, बेटा आप सभी लोगों का मेजर कलसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम स्टडी करेंगे बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर आर्मी क्लर्क के एग्जाम का, जिसमें आप पाएंगे कि ये प्रश्न आपके यहाँ निरंतर विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुत गौर से पढ़िए। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन, किसके बीच, अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन से था ही नहीं, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो पहला तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान जीते। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड डिफीटेड मोहम्मद गोरी वाज सोलंकी शासक भीम सेकंड, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, गढ़वाली शासक जयचंद। इनमें से कोई नहीं। ये भैया इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गोरी ऑन इंडिया वाज मुल्तान पर आक्रमण 9, तराइन का प्रथम युद्ध 9, तराइन का द्वितीय युद्ध। यहीं से भारत के ऊपर मुस्लिम सत्ता
स्थापित होती है और इसके अंडर में 1205 तक चली और इसके बाद तुरंत इसी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया और किस नाम से जाना जाता है? द बैटल बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड किंग ऑफ कन्नौज जयचंद इज पॉपुलरली नोन एज, किस नाम से? तराइन का प्रथम युद्ध नो, तराइन का द्वितीय नो, चंदावर का युद्ध। बैटल ऑफ चंदावर वाज फॉट इन 1194 एडी। जयचंद इसमें पराजित होते हैं और मोहम्मद गोरी इनको मार डालता है। ये गहड़वाल वंशीय शासक थे। इनका एक बड़ा अच्छा प्रसंग है कि इन्हीं की सुपुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान जी लेकर फरार भी हो गए थे। तो लेकिन कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारी हाइब्रिड क्लास का हिस्सा बने। आइए हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय दास को छोड़कर गया था? मोहम्मद गोरी लेफ्ट विच ऑफ दिस स्लेव टू लुक आफ्टर द वैंक्विश रीजन, अर्थात जो भारत में जीता, नासरुद्दीन को नो, इल्तुतमिश को नो, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के विजित क्षेत्रों को मोहम्मद गोरी ने अपना स्वामी बनाया और चूंकि मोहम्मद गोरी के कोई भी संतान नहीं थे, मात्र लड़कियां थीं, तो यहाँ पर अपने गुलामों को ही पुत्र की तरह मानता था और उसे यह पूरा विश्वास था उसके न रहने पर उसके गुलाम उसके नाम का खुतबा पढ़वाते रहेंगे। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा है आपका लास्ट क्वेश्चन। हम लोग फिर मिलेंगे और आप इस वीडियो को जमकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक आप फिट रहें, मस्त रहें। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज आपको बताने चल रहे हैं कि आर्मी एग्जामिनेशन, आर्मी क्लर्क एग्जामिनेशन में, रिटन एग्जामिनेशन में, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट सबसे मेजर रोल प्ले करता है, 25 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स। तो 25 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है, ये सारी बातें आज आपको मैं बताने चल रहा हूँ। शुरू से अंत तक केवल आप बने रहिएगा बस। चलिए बहुत फास्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया, फ्रिजिट का एंटो, इसमें एंटोनिम, सिनोनिम और हाँ पैसेज इसमें 2 आते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही रखा हुआ है, लेकिन पैसेज हमेशा 2 ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन, फ्रिजिट का मतलब होता है कि ठंडा, बहुत ठंडा, कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड। तो फ्रिजिट का एंटो तो ठंडा का गर्म हो जाएगा। यहाँ पर साल्टी और नमकीन, चिली मतलब होता है ठंडा, फ्रॉस्टी में ठंडा होता है, तो चिली और ये बी फ्रॉस्टी, ये तो बन जाएंगे इसके साइनो। पूछ रहा है एंटो, वार्म हो जाएगा आपका आंसर, वार्म, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर वार्म। ये जरूर ध्यान दीजिएगा यहाँ पूछ क्या रहा है। जो इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है कि भाई उसमें आपको एंटो फाइंड आउट करना है कि साइनो। अच्छा, एंटो साइनो कभी कभी नहीं लिखता, कभी लिखता है साइनो के लिए, लिखता है साइनो के लिए सिमिलर वर्ड्स और एंटो के लिए अपोजिट वर्ड्स। तो ध्यान देखिए, अगर पूछता है अपोजिट तो आपको एंटो चाहिए, अगर पूछता है सिमिलर तो आपको सिनोनिम चाहिए। क्वेश्चन देता है तो उस क्वेश्चन का साइनो एंटो ऑप्शन में दोनों देता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए बहुत तेजी से बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या पूछ रहा है, ये एंटो, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। अब अटेन प्राप्त करना, वेलकम स्वीकार करना, टेक लेना, डिनाई इनकार करना। एक्सेप्ट का यहाँ पर हो जाएगा द मोस्ट अप्रोप्रिएट, डिनाई स्वीकार करना, इनकार करना, अपोजिट। ये डायरेक्शन जरूर पढ़िएगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का। और रॉन्गली स्पेल्ड का, रॉन्गली स्पेल्ड पूछ रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड पूछ रहा है, साइनो पूछ रहा है कि एंटो पूछ रहा है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काइंड मतलब होता है दयालु। अब दयालु का फिर इसने अपोजिट पूछा। अब दयालु का अपोजिट पूछा है तब आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग आनी चाहिए। ऑनेस्ट ईमानदार, फेमस मशहूर, प्रसिद्ध, सिमिलर,
एक जैसा क्रूएल, क्रूएल होता है निर्दयी, दयालु निर्दयी, इसका मतलब काइंड का अपोजिट एंटो हो जाएगा क्रूएल। 3 तो हो गए आपके बैक टू बैक एंटोनिम्स, ऐसे ही आपके एग्जाम में भी आते हैं। सफिशिएंट का अब यहाँ पर पूछ रहा है साइनो, मतलब सिमिलर मीनिंग कन्वे करने वाला वर्ड। सफिशिएंट होता है पर्याप्त, पर्याप्त के लिए फुल मतलब होता है पूरा, इंटीग्रिटी में होता है अखंडता या सत्यनिष्ठा, लेस मतलब होता है कम, इनफ, भैया सफिशिएंट और इनफ दोनों में होता है पर्याप्त। आंसर हो जाएगा साइनो हो जाएगा सफिशिएंट का इनफ। अगला देखिएगा गलिबल, गलिबल में होता है कि बहुत सीधा साधा, जो किसी कोई बात को मान ले। अब इसका फिर पूछ रहा है साइनो। क्रेडुलस, क्रेडुलस का भी मीनिंग होता है सीधा साधा, जो कोई आदमी सामने वाला कुछ बोले तो उसको एक्सेप्ट कर ले, तो इसका साइनो बन जाएगी ये फैलिबल, जिससे गलती हो सके, जो गलती कर सके, गलती करने वाला। क्रेडिबल और बिलीवेबल ये दोनों हमारे साइनो हैं, विश्वसनीय इसका मतलब होता है। फिलहाल गलिबल का साइनो बन जाएगा क्रेडुलस। अब देखिए यहाँ पर इसका भी हमेशा आप इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन पढ़िएगा कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई, करेक्टली स्पेल्ड आपसे पूछ रहा है कि रॉन्गली स्पेल्ड। चार ऑप्शन है लेकिन वर्ड एक ही है। अब इन चारों ऑप्शन में एक ही वर्ड की कौन सी स्पेलिंग, किस में स्पेलिंग सही है, करेक्टली वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई यहाँ पर सुपरसीड का मतलब होता है किसी का स्थान लेना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी रिटायर हो रहा है तो उसके स्थान कोई दूसरा आदमी आ रहा है, तो जो दूसरा आ रहा है वो पहले वाले को सुपरसीड कर रहा है। तो सुपरसीड में ध्यान रखिएगा SEDE है, सुपर तो मान लीजिए सुपर सब में है, लेकिन यहाँ पर SEDE, दिस वन इज राइट, करेक्टली स्पेल्ड। नेक्स्ट हम्बल फिर आ गया, हम्बल का साइनो पूछ रहा, हम्बल होता है बड़ा ही विनम्र, पोलाइट। अब इसका साइनो मतलब प्राउड, घमंडी, बोल्ड, स्ट्रांग होता है, मजबूत, स्वीट, मीठा होता है, मॉडेस्ट हो जाएगा, हम्बल का हो जाएगा मॉडेस्ट। अगला देखिए, देखते रहिएगा कितने कौन से साइनो कितने एंटो कितने, भैया मिस स्पेल्ड फिर आ गया। अब यहाँ पे फिर आपको वही चारों वर्ड्स एक ही वर्ड के ये अलग अलग वो हैं, मतलब कि डिसऑर्गेनाइज्ड लेटर्स। अब यहाँ पर टैब्ल्यू, टैब्ल्यू का आप देखिएगा, टैब्ल्यू 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 टैब्ल्यू, ये हमारा इसका स्पेलिंग सही है। अगला देखिएगा, अब आ गया स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर में क्या होता है, एक सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में अगर ग्रामर का कोई एरर हो तो जिस पार्ट में एरर होगा ग्रामर का वही आपका आंसर हो जाए। कभी कभी होता है कि तीनों पार्ट्स अपने आप में करेक्ट होते हैं, तब आपका आंसर बन जाता है नो एरर। तो यहाँ इन्होंने नो एरर नहीं रखा है, लेकिन नो एरर यहाँ पे होना चाहिए था। हम एक बना दे रहे हैं अपनी तरफ से नो एरर, और इसको हम कर दे रहे हैं ई पार्ट। ठीक है साहब, क्योंकि एक सेंटेंस उन्होंने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में। बेसिकली स्पॉटिंग एरर का जो पैटर्न होता है उसमें एक सेंटेंस के 3 और 4 पार्ट्स, किसी पार्ट में ग्रामर का एरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ग्रामर का एरर जिस पार्ट में होगा वो आंसर हो जाएगा, किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है तब आपका आंसर लास्ट में ये जो भी आपका DI होता है कि नो एरर। चलो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। द मदर एज वेल एज द सन्स वर, ये देखो एज वेल एज, कई बार मैं इसको बताता रहता हूँ भैया कि ये बहुत एग्जाम में आता है। एज वेल एज से अगर 2 नाउन या प्रोनाउन जुड़ करके सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए गए हैं तो जो आगे वर्ब आएगी इसको गवर्न करेगा एज वेल एज के पहले आने वाला जो भी नाउन प्रोनाउन होगा। यहाँ मदर सिंगुलर है, यहाँ वर नहीं बल्कि वाज होना चाहिए था, वाज, राइट। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी में वर विल बी रिप्लेस्ड बाय वाज। अगला देखिएगा, अब यहाँ पर क्या ये इसको हम बोलते हैं, इसका नाम है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसको हम बोलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ग्रामर को पूछने का एक पैटर्न है। इसमें एक सेंटेंस के अंदर 1 या 2 वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया जाता है, बोला जाता है भाई ये अंडरलाइंड पार्ट। गलत है तो ऑप्शंस हैं आपके पास, इस अंडरलाइन पार्ट को कौन सा वर्ड रिप्लेस करेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ट्रांसलेट, जब हम स्टेट परिवर्तन की बात करते हैं, वो चाहे
हम ट्रांसलेशन की बात करें, कहीं भी जहाँ भी अवस्था परिवर्तित होती है और प्रेपोजिशन यूज़ करना है तो हमेशा इनटू का यूज़ करें। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है अगर हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो ट्रांसलेट इनटू होता है। तो हमेशा स्टेट परिवर्तन के लिए प्रेपोजिशन इनटू। ईदर ऑफ द बॉयज़, यहाँ पर हमको वर्ब यूज़ करना है साहब, और यहाँ पर ये द बॉयज़ ऑफ का बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा ईदर सब्जेक्ट। तो ईदर हो, नीदर हो, ये सब सिंगुलर होते हैं, इसके लिए वर्ब आएगी सिंगुलर। ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दे मैथ ओलंपियाड एंड साइंस क्विज नेक्स्ट फ्राइडे, मतलब अगले शुक्रवार को मैथ ओलंपियाड और साइंस का क्विज है भाई। दे हैव, दे विल हैव, दे विल बी हैविंग। एक काम कीजिए, इसमें आप दे के साथ में हैज़ तो आएगा नहीं, हटा दीजिए, सॉरी, दे के साथ में हैज़ तो आता नहीं है। विल बी हैविंग ये भी रॉन्ग है। दे हैव, इसमें आप सेलेक्ट कीजिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट। दे हैव मतलब उनका अगले शुक्रवार को मैथ ओलंपियाड और साइंस का क्विज है। तो यहाँ पोजीशन की बात कर रहा है तो हैव लगाएं आप। अभी हैव ना होता तो विल हैव हम लगा देते, सही दोनों है, लेकिन प्रायोरिटी दें आप हैव को। वी आर सिटिंग, ये आपका सेंटेंस फिलर, 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर फिलर बना दिया गया, ब्लैंक्स बना दिया गया। तो वी आर सिटिंग, पेड़ के नीचे अंडर लगाओ, छाया के नीचे तो इन शेड, पेड़ के नीचे तो अंडर ट्री। द बसेज आर रनिंग नागपुर एंड, भैया नागपुर और हैदराबाद के बीच चल रही, बिटवीन, एंड आया तो बिटवीन लगाओ। अब आप कहेंगे गुरुजी आप बता रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं। यहाँ तो हम केवल आपको बता रहे हैं कि एक आर्मी क्लर्क के एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है इंग्लिश का, वो क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ समझाने नहीं आया हूँ ना, कोई चीज़ समझाने वाली बात होगी तो कमेंट में लिखिएगा, आपको समझाया जाएगा। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम, हमेशा आपका स्वागत है। यहाँ तो हम केवल एक मॉडल पेपर आपको दिखा रहे हैं बस। यहाँ फाइंड योर फीट, ये भैया ईडियम है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो इसका हिंदी क्या है या इसका इंग्लिश वर्जन में मीनिंग क्या होगा। फाइंड योर फीट बहुत ही एकदम आत्मविश्वास से भरा हो जाना, जिसके अंदर आत्मविश्वास एकदम ज़बरदस्त हो, तो इसको बोलते हैं टू बिकम कॉन्फिडेंट, इसका हो जाएगा आत्मविश्वास से एकदम भरा हुआ। फाइंड योर फीट मतलब टू बिकम कॉन्फिडेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। गेट इट अ शॉट, ये भी आपका इडियम है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका भी आपको इंग्लिश वर्जन में मीनिंग बताना है। तो इसका हो जाएगा मतलब किसी भी कार्य को करने का कोशिश करना, प्रयास करना। तो यहाँ ऑप्शन जो दिए, टू ट्राई टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने का प्रयास करना। ऑप्शन 1 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। द नेक्स्ट वन भैया ये है आपका एक्टिव पैसिव। द टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट्स द न्यूज़ एवरी आवर, बहुत बढ़िया इन्होंने पूछा भैया। ब्रॉडकास्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो होता है फॉर्म होता है, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, कास्ट सेम होता है। यहाँ देखिएगा ब्रॉडकास्टेड होता ही नहीं, ब्रॉडकास्टेड होता ही नहीं भैया, ब्रॉडकास्ट। देखो अगर आपको सारे वर्ब्स की तीनों फॉर्म का मतलब तीनों वर्ब का तीनों फॉर्म नहीं मालूम है तब वॉइस आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। यहाँ अगर आपको ये ना पता होता कि भाई कास्ट जिस भी वर्ड के लास्ट में आया हो, जो वर्ब हो और कास्ट आया हो, तो उसका तीनों फॉर्म हमेशा सेम होगा, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक ही में दिया गया है ब्रॉडकास्ट, यही सही हो जाएगा हमारा। कुछ करने नहीं है आपको, क्योंकि ब्रॉडकास्टेड होता ही नहीं ना भाई। लेकिन नहीं यार ये तो गलत हो गया, यहाँ इन्होंने आंसर गलत दिया है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। आंसर यहाँ पर देखो सब गलत है, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर बाय मिस्टेक आंसर जो है गलत दे दिया गया है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि द चैनल इज ब्रॉडकास्टेड बाय द टीवी चैनल, लेकिन यहाँ पर ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, यहाँ पर ब्रॉडकास्ट ही होगा। इसको हटा दीजिए आप, इसको हटा दीजिए, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज एम आर के साथ में V3 आना चाहिए था। यहाँ बीइंग है तो कंटिन्यूअस में आता है,
वाज, जब ये प्रेजेंट की बात है तो पास्ट कहाँ से आ गया, विल कतई नहीं आएगा। ऑप्शन बी है, लेकिन यहाँ आपको ये वर्ब की फॉर्म में चेंज करना होगा क्योंकि ब्रॉडकास्टेड होता ही नहीं है। अगला देखिएगा, दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रैंड फेयरवेल पार्टी फॉर द सीनियर्स नेक्स्ट वीक। आर ऑर्गेनाइजिंग, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पर देखिए आर ऑर्गेनाइजिंग तो हो जाएगा इज, हैज नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। इज, एम, आर के साथ में बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एक ही ऑप्शन में दिया है, आपका ये आंसर हो जाएगा। यानी भाई हम एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं चेंज कर सकते ना भाई। एक्टिव और पैसिव में, एक्टिव और पैसिव दोनों सेंटेंस का टेंस और मीनिंग सेम होना चाहिए। यह आ गया भैया नरेशन। जैक सेड टू हिज सिस्टर ही विल बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। अच्छा साहब, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब नरेशन में भाई टेंस चेंज होगा। रिपोर्टिंग पर हमारी पास्ट टेंस में है तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा वुड बी। वुड कहाँ दिया है, ये गलत है, ये गलत है आपका। वुड बी, यहाँ विल बी है तो यहाँ वुड बी हो जाएगा, वुड नहीं आया, केवल ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला देखिएगा, आवा सेड टू हर फ्रेंड, सेड है यू विल बी ब्रिंगिंग, यू फ्रेंड के अकॉर्डिंग हिज या हर हो सकता है यहाँ पे हिज नहीं, ही, यहाँ पे ही या सी हो सकता है। अच्छा साहब, यू गलत है, ही सब में दिया है। विल का वुड भी हो जाएगा, वुड बी, वुड बी, वुड बी, यहाँ वुड नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भाई यहाँ विल भी है तो सीधी बात विल कन्वर्ट होगा वुड में तो बी को लेकर ही आएगा, वुड बी केवल एक ही में दिया है, आपका आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। अभी आ गया आपका पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। फिर बता दे रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन आपके आर्मी क्लर्क में 2 आते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चन, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन 5 नंबर, यानी 10 क्वेश्चन होते हैं। ये कैरी करते हैं 40 नंबर, 40 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए तेजी से बताता हूँ, फिर अगला लेकर आऊँगा मॉडल पेपर, उसमें 2 पैसेज कर दूंगा। दो कॉम्प्रिहेंशन कैसे सही हो भैया, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। डेली कम से कम आप 1-2 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें और एक कॉम्प्रिहेंशन को 3-4 बार सॉल्व करें आप, जिससे कि इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हो। चलो बताता हूँ भाई। इन एन एफर्ट टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट लग्जूरियस शिप एफ्लोट, ब्रिटिश बिल्ड द एसएस टाइटैनिक। बता रहे हैं कि जो ब्रिटिश थे अंग्रेज, उन्होंने एसएस टाइटैनिक नाम की एक जहाज़ बनाई जो दुनिया में उस समय सबसे लंबी थी, सबसे तेज़ चलने वाली थी और सबसे ज़्यादा सुख सुविधाओं से संपन्न थी जहाज़। इट वॉज सो सुपीरियर, वो इतनी अच्छी थी टू एनी थिंग एल्स ऑन द सीज दैट इट वॉज डब्ड अनसिंकेबल। मतलब बता रहे हैं कि ये समुद्र के आसपास इसका इतना नाम था, इतनी मशहूर थी और ये इतना मतलब वो थी, अच्छी थी कि इसको नाम दे दिया गया एसएस टाइटैनिक को कि कभी ना डूबने वाली जहाज, यानी अनसिंकेबल शिप का नाम दे दिया गया इसको। सो श्योर, बहुत ज़्यादा भरोसा करने के बाद, ऑफ दिस वर द ओनर्स दैट दे प्रोवाइडेड ओनली 20 लाइफ बोट्स एंड राफ्ट्स। मतलब इतना ज़्यादा लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे इस जहाज़ को लेकर के कि जैसे कोई बड़ी जहाज़ होती है तो माना जाता, मान लीजिए अगर बीच में डूबने लगे तो उस जहाज़ में रख दिए जाते हैं क्या, उसमें लाइफ बोट्स एंड राफ्ट्स ये रख दिए जाते हैं कि अगर बड़ी जहाज़ डूबने लगे लोग इसमें बैठ करके बाहर निकल जाएं। अच्छा, इसको बनाने वाले और इसको बनवाने वाले इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको लगा यार कि कभी डूब ही नहीं सकती है, नाम दे दिया अनसिंकेबल। तो उन्होंने क्या कर दिया कि बोट्स और राफ्ट्स उन्होंने उसमें बहुत थोड़ा सा रखवाया, क्या डूबे नहीं, मतलब क्या है, लेस देन 1/2 द नंबर नीडेड फॉर द इतने पैसेंजर्स ऑन। अब बताइए 1/2 2227 2227 अगर उसमें पैसेंजर्स बैठे और कोई इंसिडेंट हो जाए अचानक, तो पता लगा कि उसमें ना राफ्ट्स हैं ना बोट्स हैं छोटी,
मतलब जितना पैसेंजर उतने होने चाहिए थे या उतने उसमें कम से कम बैठ के निकल जाएं, तो बहुत बड़ी उन्होंने गलती किया था। मैनी पैसेंजर्स वर अब्रॉड, बहुत सारे पैसेंजर्स चढ़े। द नाइट इट रैम्ड, जब जिस दिन वो टकरा, रैमला होता है कि किसी चीज़ का आपस में टकरा जाना। एंड आइस वर्ग ओनली 2 days एट सी एंड मोर देन हाफ वे बिटवीन इंग्लैंड एंड इट्स न्यूयॉर्क डेस्टिनेशन। बता रहे हैं भैया, ये जो SS टाइटैनिक जहाज़ थी, जब अपने जहाँ से रवाना हुई, डिपार्ट हुई, केवल 2 दिन का ही सफ़र ये तय कर पाई थी कि आगे चल करके 2 ही दिन बाद एक बहुत बड़े आइस वर्ग से वो टकरा गई। अब टकराने के बाद क्या होता है, अब टकराएगी तो ख़त्म हो गया और क्या। बिकॉज द लग्जरी लाइनर यहाँ पे जहाज़ वाज ट्रेवलिंग सो फास्ट, जब टकराई तो ये इतना तेज जा रही थी कि इट वाज इम्पॉसिबल टू अवॉइड द घोस्टली लुकिंग आइसबर्ग। मतलब इसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि ये इसको टर्न नहीं किया जा सकता। सामने आइसबर्ग है तो इसको हम टर्न कर लें, बगल से निकल, ना 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 ना, टर्न कर पाना बड़ा मुश्किल था। एन अनएक्सटिंग्विश्ड फायर आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द शिप्स सबमर्जन। पहली बात तो इसकी स्पीड बहुत तेज़ थी, इसकी वजह से ये जो है इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, इसमें आग लग गई और आग ऐसे लगी कि उसको बुझाया नहीं जा सकता था, इतनी भयानक उसमें आग लग गई। टकराने के बाद पैनिक इंक्रीज्ड, बहुत लोगों में भैया त्रासदी एकदम चालू हो गई। पैनिक इंक्रीज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज एज पीपल जम्प्ड इनटू द आईसी वाटर ऑफ फॉट टू द अमंग द फ्यू टू बोर्ड द लाइफ बोट्स। उसमें क्या हुआ, जब आग लग गई बड़ा अफरा तफरी मच गई, बड़ा अफरा तफरी मच गई जहाज़ के अंदर। लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जो कुछ उसमें बोट्स रखी हुई थी, राफ्ट्स रखे हुए थे, लोग सोचे लो हम इस पर बैठे अपने आप को हम किसी तरीके से महफूज करें। 4 hours आफ्टर द मिसहैप, घटना के 4 घंटे तक ये त्रासदी चलती रही। अनदर शिप, इसके 4 घंटे बाद एक करपाथिया नाम का वहाँ पर जहाज़ पहुँचा। रेस्क्यूड 705 सर्वाइवर्स, 2227 में से केवल 705 आदमियों को बचा पाया जहाज़। द इनफेमस SS टाइटैनिक हैड इंजॉयड ओनली 2 days, केवल ये जहाज़ 2 दिन की यात्रा तय कर पाई थी। ऑफ सेलिंग ग्लोरी ऑन इट्स मेडन वॉयज, पहली यात्रा थी इन 1912 की बात है। बिफोर प्लंजिंग इनटू 12,000 feet ऑफ वाटर नियर द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंड लैंड वेयर इट लाइज टुडे। बता रहे हैं कि न्यू फाउंड लैंड एक कोस्ट है आपका, वहाँ पर ये 12,000 फीट नीचे जो है डूब गई। घटना 1912 की है और उस जहाज़ की ये पहली यात्रा थी, मेडन वॉयज था ये। तो छोटा मोटा मैंने आपको कहानी बता दिया और इस पर तो मूवीज़ भी बन गई हैं, तो आप लोग जानते होंगे सब। अब इसी पैसेज पर बेस्ड ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं। ऑल द फॉलोइंग आर टू एक्सेप्ट दैट। 4 ऑप्शन हैं, पैसेज के अकॉर्डिंग 3 सही होगा और एक ऐसा होगा जो पैसेज से वो उससे मतलब इरिलेवेंट हो, जो पैसेज में नहीं दिया गया होगा वो उसमें एक ऑप्शन। चलो देखते हैं। ओनली अ थर्ड ऑफ द दोज अब्रॉड पेरिस्ड, करपाथिया रेस्क्यूड। अच्छा, करपाथिया जो नाम का जहाज़ गया था 4 घंटे बाद, उसने रेस्क्यू किया, ये तो सही है हमारा, ये तो पैसेज में दिया गया है। इस टाइटैनिक सैंक नियर न्यू फाउंड लैंड कोस्ट के नियर उसका प्लंज हुई थी, डूबी थी, ये भी सही है। द SS टाइटैनिक वाज द फास्टेस्ट शिप एफ्रॉट, 1912 में सबसे तेज चलने, ये भी सही है। ओनली ये गलत है आपका, ये पैसेज में कहीं मेंशन नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोला भाई चारों में से 3 सही हैं और चौथा जो कि पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं है वही आपको फाइंड आउट करना है। अगला देखिएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू द लार्ज डेथ ऑफ टॉल एक्सेप्ट। पता नहीं जो SS टाइटैनिक डूबी थी तो उसको डूबने में यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं। इन कारणों में से कौन सा कारण था, कौन सा कारण एक नहीं था। चारों में से एक ऐसा जो कारण नहीं था, जैसे पैनिक तो था, उसमें खूब हलचल तो मची थी, और फायर आग भी लगी थी, ये भी हुआ था।
स्पीड उसकी बहुत तेज़ थी, ये भी एक कारण था। तो भैया करपाथिया इसने तो बचाया था, ये वहाँ पर लोगों के मौत का कारण नहीं बना था, बल्कि लोगों को बचाया था ये। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। हाउ मेनी डेज वाज द एसएस टाइटैनिक, दो बार दिया है कि भैया टाइटैनिक जो है 2 दिन की यात्रा कर पाई थी, केवल 2 दिन की यात्रा कर पाई थी वो। मेडन वॉयज में होता है कि पहली यात्रा, यानी शुरुआत, यानी इनऑगरल कर दीजिए। क्या पूछ रहा है भैया कि क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ मेडन वॉयज, मेडन वॉयज का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है? दैट इज इनऑगरल, यानी कि पहली या शुरुआती। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉडल पेपर इज व्हाट डज दिस पैसेज कन्वे। ये पैसेज पढ़ने के बाद आप इससे क्या शिक्षा लेते हैं? दिस टाइटैनिक प्रूव्ड इटसेल्फ द मोस्ट seaworthy vessel in 1912. Attempts to rescue the SS Titanic survivors were not successful. Overconfidence by builders and owners as greatly responsible for the sinking. भैया जो उसके ऑनर थे, जो उसको बनाने वाले थे, उनकी गलती की वजह से सारे लोग मारे गए थे। अगर ये लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना होते कि भैया कभी डूबेगी नहीं, तो उसमें रैफ्ट्स और जो स्मॉल बोट्स हैं उसको रख दिए होते, लोग अपना बच के निकल गए होते, केवल जहाज का नुकसान होता। तो भैया ये द ऑप्शन सी, दिस वन, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आर्मी क्लर्क के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के 25 मार्क्स कैरी करते हैं 100। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्रिहेंशन हमेशा 2 आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला मॉडल पेपर का इंतजार कीजिएगा, उसमें मैं आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन डाल दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग आर्मी क्लर्क एग्जामिनेशन, देन यू शुड एंड मस्ट कमेंट, आपको कमेंट करना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर इसको खुद भी देखिए और भी बच्चों को आप सेंड कीजिए जो भी आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद प्यारे बच्चों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष आर्मी क्लर्क के मॉडल पेपर के साथ, जिसमें हम साइंस के प्रश्नों का जो है अवलोकन करेंगे कि क्लर्क में किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, दाब की एसआई यूनिट क्या होती है? तो दाब का, बल का, जो है प्रतिरोध का, ये सब मात्रक आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। बाकी भी आपके मात्रक हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका? पास्कल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होगी? तो ध्वनि की जो गति अधिकतम होगी वो आपके ठोसों में, और ठोस में कौन है इसमें ऑप्शन में? स्टील, सी आपका सही हो जाएगा। और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आपको पता है कि बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका बैरोमीटर, बैरोमीटर में क्या भरा होता है सर? बैरोमीटर में पारा, मरकरी भरा होता है, ठीक है, मरकरी भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। आर्मी भर्ती परीक्षाओं में आपके रासायनिक यौगिकों के जो केमिकल फार्मूले होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो वाशिंग सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि Na2CO3 10H2O यानी बी आपका सही हो जाएगा। ये साधारण नमक है, ये आपका जो है संगमरमर है, चूना पत्थर है, या इसे खड़िया दूधिया भी कहते हैं। ये जो है आपका ये है खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? या सेल में जो एनर्जी बनाने का काम है वो कौन करता है? श्वसन में कौन मुख्य भूमिका निभाता है? तो आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नाभिक को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का सेशन रहा, और ऐसे ही प्रश्नों को आप बढ़िया से तैयार करें, ठीक है। जय हिंद।